पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे और पता नहीं कैसे मर मर के इन्होंने लास्ट मोमेंट पे स्टेडियम तैयार किए थे, मगर इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान को हराकर इन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मतलब ऐसे कौन करता है, टूर्नामेंट से होस्ट को ही बाहर कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। चलो चाहे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हो, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही दिया है, फास्टेस्ट एलिमिनेशन फ्रॉम एन आईसीसी टूर्नामेंट बाय अ होस्ट। गजब बेइज्जती है। ये बात तो सच है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी खराब परफॉर्मेंस दे चुकी है कि लगभग आईसीयू में भर्ती थी। इस देश का क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के भरोसे थोड़ी बहुत हाइप ले रहा था, नहीं तो एक्चुअली में इनका जो स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान यूएसए, पाकिस्तान जिम्बाब्वे, पाकिस्तान कनाडा, इनके लिए ना यही टफ मैच है। और मुझे तो लगता है कि इसी वजह से खुद पाकिस्तान के पीएम भी यही कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना जरूरी नहीं है, इंडिया को हराना जरूरी है। इस जीत के बाद इंडिया ने इस ओवर हाइप राइवलरी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। मैच के बीच में मौलाना रिजवान अल्लाह से मैच जीतने के लिए दुआ मांग रहे थे। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके? हाथ में ये तस्बीह है और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नाम ले रहे हैं। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी डाउनफॉल वाली जो हालत है वो हुई कैसे। एक टाइम था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे घातक टीम्स में से मानी जाती थी, मगर आज हालत यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे है। इस सिस्टमैटिक डाउनफॉल आखिर हुआ कैसे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में वही हालत हुई जो केजरीवाल की दिल्ली के इलेक्शन में हुई थी। पाकिस्तानियों का रोना नहीं रुक रहा है, कोई कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो और इस क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को अरेस्ट करो, तो कोई कह रहा है कि इन सभी प्लेयर्स को रिटायर हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद मैच के शुरू होने से पहले कह रहे थे कि वो कल इंडिया को पूरी तरह से सरप्राइज कर देंगे। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका एटीट्यूड एनिमल के रणवीर जैसा रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस राजपाल यादव जैसी रहती है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने जानबूझकर अफगानिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखा, नहीं तो अफगानिस्तानी इसी मैच में ड्यूरेंट लाइन को आगे पीछे कर देते। वैसे सीरियसली आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी बुरी जो हालत है वो अपने आप में एक केस स्टडी है। एक जमाने में सबसे लीथल टीम्स में से माने जाने वाली एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने बड़े बड़े ऑलराउंडर दिए, जिनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट हुआ करती थी, जो बड़ी से बड़ी टीम को हराने की काबिलियत रखती थी, और आज ऐसी टीम की यह हालत है कि पीसीबी पर कभी भी ताला लग सकता है। इस डाउनफॉल के पीछे तो वैसे कई कारण हैं, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है, लेकिन मैं आपको मेनली 5 कारण बताता हूँ। वैसे इन 5 कारणों के अलावा एक छठा कारण भी है जो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला कारण है करप्शन। पीसीबी हमेशा से घोटालों का अड्डा रहा है और फिक्सिंग स्कैंडल्स ने पाकिस्तान क्रिकेट को और ज्यादा बर्बाद कर दिया। मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट और मोहम्मद आमिर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। एक टाइम ये हो गया था कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए मैच देखना बिल्कुल वैसे था जैसे लॉटरी का टिकट लेना। पता नहीं कौन सा मैच सच में खेला जा रहा था और कौन सा पहले से फिक्स था। हालांकि स्पॉट फिक्सिंग के जो मामले हैं उनकी स्थिति बेहतर हुई है, मगर करप्शन के मामले तो समय के साथ साथ और बढ़ते गए हैं। जैसे जाका अशरफ पर सीरियस एलिगेशन हैं, उसी तरह से जो करंट पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन पर भी सीरियस एलिगेशन हैं जो खुद इमरान खान ने लगाए हैं। दूसरा कारण है पीसीबी में इंस्टेबिलिटी। पीसीबी में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि पिछले कुछ सालों में ही कई बार बोर्ड के चेयरमैन को ही बदल दिया गया है। कभी रमीज राजा तो कभी नजम सेठी, कभी जाका अशरफ तो कभी मोहसिन नकवी। ये बार बार के जो बदलाव है ना, ये क्रिकेट बोर्ड को और भी वीक बना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कोचेस भी बार बार बदले गए हैं, कभी मिसबाउल हक, कभी सकलेन मुश्ताक, कभी अब्दुल रहमान, कभी ब्रैंड बर्मन, कभी मोहम्मद हफीज, कभी अजहर महमूद, कभी गैरी कर्सन, कभी जेसन गिलेस्पी और मैथ्यू एडन को तो एक पुरानी दे देते हैं। कोचेस तो छोड़िए, या तो सिलेक्टर्स ही बार बार बदले जा रहे हैं। कभी मोहम्मद वसीम, कभी अफरीदी, कभी हारून रशीद, कभी इंजमामुल हक, कभी मोहम्मद वसीम, कभी अजहर महमूद। कई बार तो पीसीबी का पूरा स्टाफ ही रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो बार बार चेंजेस होते हैं इनकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन ही नहीं पाती, जबकि बाकी क्रिकेटिंग नेशंस की जो टीम्स हैं वो एक स्टेबल सिस्टम के साथ चलती हैं। तीसरा कारण है पावर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन काम करते हैं। जो प्लेयर्स पीसीबी के अंदर स्ट्रॉन्ग पहुंच सकते हैं वही टीम में सिलेक्ट होते हैं, फिर चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। इस कंफर्ट जोन की वजह से प्लेयर्स के अंदर एक एरोगेंस आ चुका है।
उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए कोई उन्हें निकालेगा तो है नहीं, इसीलिए ये एरोगेंस अंडरस्टूड है। इसका नतीजा ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे जो प्लेयर्स हैं ये टीम के अंदर अपने अलग अलग ग्रुप बना चुके हैं। पीसीबी चेयरमैन और स्टाफ चाहे कितनी भी बार बदल दिए जाएं, पर ये पावर ब्लॉक्स हमेशा बने रहेंगे। मगर इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को डैमेज हो रहा है। चौथा कारण है सिक्योरिटी इश्यूज। 2009 में जब श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुए, उसके बाद से वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट किया, उन्हें फंडिंग दी और अपने देश को अनसेफ बना दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर की टीमें वहां पर खेलने आने से पहले डरने लगी और पाकिस्तानी स्टेडियम्स पर ताले लग गए। आज भले ही सिचुएशन पहले से थोड़ी सी बेटर हो गई है, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी बड़ी टीम्स अब भी वहां नहीं खेलती हैं। साग जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पर जाने से पहले मना कर देते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जब किसी कंट्री में इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं होगा या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स ही नहीं आएंगे तो वहाँ का डोमेस्टिक क्रिकेट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसके अलावा पांचवा कारण है फॉरेन लीग्स। पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉरेन लीग्स को अपने देश के लिए खेलने से ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे, सिर्फ पैसों के लिए। पैसा ही पैसा हो गया, जिससे उनका डोमेस्टिक सिस्टम और भी वीक हो गया। पीएसएल का लेवल भी डाउन हो गया क्योंकि वहां पर अब सिर्फ पाकिस्तान के एवरेज प्लेयर दिखते थे, वर्ल्ड क्लास टैलेंट नहीं। मगर ये सारी प्रॉब्लम्स हर क्रिकेट नेशन के बोर्ड में थोड़ी बहुत रहती है, पर ऐसा क्यों है कि आज सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट ही कोलैप्स के कगार पे है। दरअसल समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट में एक बहुत बड़ी समस्या है जो सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है। पाकिस्तान के क्रिकेट के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके प्लेयर्स क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा मजहब को प्रायोरिटी देने लगे हैं। पूरी की पूरी टीम कुदरत के निजाम पे चल रही है। तो यही माइंडसेट पाकिस्तान की टीम को ले डूबा है। इस टीम में ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनके लिए क्रिकेट बस एक सेकेंडरी प्रोफेशन है। उनका असली फोकस मजहब का प्रचार करना बन चुका है। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे पूरा सिस्टम रेडिकलाइज होता गया है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे डेंजरस टीम्स में से मानी जाती थी, स्पेशली उनके फास्ट बॉलर्स की वजह से। पहले भी प्लेयर्स मजहबी थे, लेकिन तब क्रिकेट को मजहब से अलग रखा जाता था। प्लेयर्स नमाज भी पढ़ते थे और शराब भी पीते थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ तक सीमित रहता था। उस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स का असली गोल मैच जीतना होता था। उनमें फाइटिंग स्पिरिट थी और उनका फोकस इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि अपनी गेम इंप्रूव करना था। इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर दुनिया भर में जाकर खेलते थे, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट का पार्ट बनते थे, एक प्रोफेशनल प्लेयर के जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। मगर 1995 के आसपास पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तबलीगी जमात का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। सईद अनवर जैसे नामी प्लेयर ने अपनी बेटी की डेथ के बाद तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली थी। यही सईद अनवर तबलीगी जमात के मौलानाओं के भाषणों को ऑडियो फॉर्म में सभी टीम मेंबर्स को सुनाने लगा, जिससे धीरे धीरे पूरी टीम रेडिकलाइज होने लगी। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा प्लेयर जैसे वका यूनुस, सकलेन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद ये सभी बहुत जल्द तबलीगी जमात के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। 1998 तक ये इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि इन प्लेयर्स का फोकस क्रिकेट से हटकर इस्लामिक पिचेस पर शिफ्ट हो गया। ड्रेसिंग रूम में शैंपेन के साथ विक्ट्री सेलिब्रेट करना बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन सईद अनवर ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट की जगह इस्लामिक पिचिंग देने लगा था। अब पाकिस्तानी टीम के लिए क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं था, मैच जितवाने के लिए आसमान से फरिश्तों की बातें होने लगी और जब टीम हारती थी तो कहा जाता था कि हम बुरे मुसलमान हैं इसलिए हार गए। सकलेन मुश्ताक ने तो ये तक कह दिया था कि अगर आप इस्लाम ज्वाइन कर लोगे तो आपकी बैटिंग एवरेज डबल हो जाएगी। बेसिकली अब मैच जीतने से ज्यादा ये जरूरी हो गया था कि कौन कितना बड़ा, कितना अच्छा मुसलमान है। जब इंजमामुल हक कैप्टन बना तो ये रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीम हो गया। इंजमामुल हक ओपनली चाहता था कि टीम के अंदर सारे नॉन मुस्लिम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें। जो प्लेयर तबलीगी जमात को सपोर्ट करते थे उन्हें टीम के अंदर जगह मिलती थी और जो नहीं करते थे उन्हें बाहर कर दिया जाता था। परफॉर्मेंस से ज्यादा मजहबी इंक्लिनेशन देखा जाने लगा था। फील्ड पर मैच शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद नमाज पढ़ना ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस्लामिक स्लोगन्स बोलना अब एक प्रथा बन चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला का शुक्र। कोई सेंस है इस बात की? दूसरे धर्म के प्लेयर से मिलना जुलना भी बंद हो चुका था और जो मिलता था उसे कमजोर मुसलमान बोला जाता था। मैच के बीच में ग्राउंड पर भी रिलीजन कन्वर्ट करने की बातें होती थी। फॉरेन प्लेयर्स को इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए अप्रोच किया जाता था। मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक ने ब्रायन लारा को डिनर पर बुलाकर इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि इंजमामुल हक, सकलेन मुश्ताक और वसीम जाफर इंग्लैंड में नॉन मुस्लिम क्रिकेटर्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करते थे। इससे हुआ ये कि दूसरे धर्म के लोग
डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगे। शोएब अख्तर ने एक्सेप्ट किया कि दानिश कनेरिया के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव होता था क्योंकि वो हिंदू था। पाकिस्तानी प्लेयर तो दानिश कनेरिया के साथ खाना खाने को भी अपना अपमान मानने लगे थे। शाहिद अफरीदी ने उस पर इस्लाम एक्सेप्ट करने का प्रेशर डाला था। हालात इतने खराब हो गए थे कि वर्ल्ड कप के बीच में ट्रेनिंग सेशन से बंक मारकर पाकिस्तानी प्लेयर नॉन मुस्लिम प्लेयर्स को कन्वर्ट करने जाते थे। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर। अब आज के हालात देख लो। मोहम्मद रिजवान एक क्रिकेटर से ज्यादा मौलाना है, खुद को इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर कहता है। रिजवान तो फॉरेन कोचेस को भी कुरान पढ़ने को कह देता है। उसने मैथ्यू हेडन तक को इस्लाम की दावत दी थी। रिजवान ने अपने कोच मैथ्यू हेडन को कुरान पाक गिफ्ट कर दिया। ड्रेसिंग रूम में मुसलमानों के साथ टीम प्लेयर जैसे शाहीन और बाबर नमाज पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉब्लम नमाज पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब नमाज दूसरों को दिखाकर पढ़ी जाए। नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, क्रिकेट का ग्राउंड या ड्रेसिंग रूम नहीं। मगर इन्होंने तो क्रिकेट को ही इस्लाम फैलाने का प्लेटफॉर्म बनाकर रख दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर फील्ड पर मैच से पहले नमाज पढ़ने लगे। अगर कभी गलती से पाकिस्तान इंडिया को हरा दे तो लोग इस जीत को इस्लाम की जीत बताने लगे। क्या बात कर? कुछ प्लेयर्स ओपनली कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान की जीत से ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर हिंदुओं के आगे नमाज पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर अगर क्राउड में कोई जय श्री राम का नारा भी लगा दे तो इन्हें आग लग जाती है। क्रिकेट को छोड़कर मौलानागिरी करने का नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान का क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज पाकिस्तान का क्रिकेट स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिर रहा है और इसी एटीट्यूड की वजह से टीम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मगर अब सवाल उठता है कि क्या कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका आंसर न कुछ हद तक हाँ है, क्योंकि शायद बाकी बोर्ड जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट, नेपाल क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि वो इंडिया के दम पर रेलेवेंट रहने वाला है तो ये गलत फहमी दूर होने वाली है, क्योंकि अब लोगों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा है। अभी हाल ही में दुबई में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें भी स्टेडियम पूरी तरह से नहीं भर पाया था। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर यहाँ से रिवाइव होना है, रेलेवेंट रहना है, तो उन्हें अपनी टीम के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले टीम के अंदर जो पावर ब्लॉक्स बने हुए हैं उन्हें हटाना होगा। बाबर आजम और रिजवान जैसे लोगों को हटाकर यंग और फ्रेश टैलेंट को मौका देना होगा। पाकिस्तान द्वारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा जिससे ग्रासरूट लेवल पर अच्छे प्लेयर तैयार हो सकें। दूसरी तरफ स्टेबल मैनेजमेंट की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर काम कर सके और टीम सिलेक्शन में किसी भी तरह की बाइसिंग न हो पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनना पड़ेगा ताकि फैंस और प्लेयर्स दोनों को विश्वास हो सके कि बोर्ड उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। और सबसे जरूरी, क्रिकेट को किसी भी तरह के कट्टर इन्फ्लुएंस से मुक्त रखना होगा और इन्हें समझना होगा कि जब जब खेल में मजहब को जबरदस्ती घुसाओगे तो यही हाल होगा। पाकिस्तान की पुरानी टीम और पाकिस्तान की नई टीम को देखकर लगता है कि क्रिकेट की हार हो चुकी है और ये सब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सोच करना अच्छा भी लगता है। देखो बेटा, अगर क्रिकेट खेलना है तो मौलानागिरी तो छोड़नी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की इस बर्बादी पर, और क्या आप मेरे बताए हुए रीजन से सहमत हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।